वजीर आजम इमरान खान साहब इन दिनों पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए आलमी मीडिया में काफ़ी मुतहर्रक नजर आ रहे हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी वीडियो कॉल के जरिए उनका एक तवील इंटरव्यू किया। उनसे गुफ्तगू करने वाली दोनों खवातीन मज़कूरा अखबार के लिए आलमी और कौमी सलामती की बाबत अमूर के मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखवाती और उन्हें छापती हैं। इमरान खान साहब से हुए इंटरव्यू को न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मौक़र अखबार ने अपने एक पूरे सफ़े पर नुमाया अंदाज में छापा है। अमरीका ही नहीं, दुनिया के दीगर अहम ममालिक के पॉलिसी साजों ने यकीनन उसे बहुत गौर से पढ़ा होगा। जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूँ उसका बुनियादी मकसद ये तलाश करना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद पाक अमरीकी ताल्लुकात क्या शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। इमरान खान साहब इस तनाजुर में कोई ठोस राय देने से कतराते नजर आए। इस सोच का इजहार अलबत्ता खुलकर किया कि मतवक्को इनखला के बाद भी पाकिस्तान अपने जोग्राफियाई हक़ाइक़ की वजह से अमरीका के लिए अहम रहेगा। दुनिया की दो बड़ी मंडियां यानी भारत और चीन पाकिस्तान की हमसाया हैं। उसके अलावा ईरान से वस्त एशिया तक फैला एक खित्ता भी है जो मादनी वसाइल से मालामाल है। इमरान खान साहब लिहाजा ये दावा करते हुए पुरएतमाद नजर आए कि पाकिस्तान की अहमियत फ़कत अफगानिस्तान ही से वाबस्ता नहीं, अमरीका को हमें वसी तर तनाजुर में देखना होगा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी वजीर आजम पाकिस्तान ने अहम बातें की हैं। मैं उनकी तफसीलात को नज़रअंदाज करते हुए फिलफौर उस हिस्से की जानब आना चाह रहा हूँ जहाँ भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ज़ेर बहस आए। कहाँ यहाँ रिपोर्टर अहम शख्सियात का इंटरव्यू लेते हुए अपने सवाल को ऐसी जुबान में उठाते हैं जो वाज़े तौर पर इंदिया दे रहा होता है कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। इंटरव्यू देने वाले को ये चला कि फौरन भांप लेना चाहिए। इमरान खान साहब मगर मज़कूरा इंटरव्यू में ऐसा नहीं कर पाए। मजीद बढ़ने से कबल भारत के हवाले से हुए पहले सवाल की साख्त पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना ज़रूरी समझता हूँ। सवाल उठाया गया कि आप ये सोचते हैं कि भारत में मौजूदा मोदी सरकार के बजाय कोई और हुकूमत होती तो पाकिस्तान के उस मुल्क के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ होते। ये सवाल वाज़े तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मोदी सरकार के खिलाफ चंद सख्त कलमात अदा करने को उकसा रहा था। इमरान खान साहब ने इसका फौरी जवाब देने से गुरेज किया। अपने जवाब का आगाज उन्होंने मगर इस दावे से किया कि तमाम पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो भारत को कहीं ज्यादा जानते हैं। वो क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं। ये खेल पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल है। उसकी वजह से इमरान खान साहब को भारत में बहुत एहतराम और मोहब्बत से नवाजा गया। अपनी ज़ात के लिए मौजूद एहतराम और मोहब्बत को निगाह में रखते हुए इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही भारतीय वजीर आज़म मोदी से जो अव्वली गुफ्तगू की, उसके दौरान हमारे वजीर आज़म ने अपने भारतीय हम मनसब को ये बताया कि मेरे इख्तदार में आने का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा है। मज़कूरा हदफ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन मामूल के मुताबिक मुहज़्ज़ब तजारती ताल्लुकात हों। ये बयान करने के बाद इमरान खान साहब ये कहने को मजबूर हो गए कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के कलीदी नजरियात से जुड़े रहने के सबब नरेंद्र मोदी इस ज़िम्न में आगे बढ़ने में नाकाम रहा। वो बिलाखिर खुद से हुए सवाल का हाँ में जवाब दे रहे हैं। शायद भारत में कोई और बरसर इक़्तिदार होता तो पाकिस्तान के उस मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतरी की जानब बढ़ते नजर आते। ज़ाती तौर पर मुझे इमरान खान साहब के नरेंद्र मोदी के नज़रियात के हवाले से बयान करदा ख्यालात से 100% इत्तेफाक है। हमारे वजीर आज़म ने मगर इस मकाम तक पहुँचने में बहुत देर लगाई है। भारत में 2019 के आम इंतखाब से कबल उन्होंने बल्कि सफारतकाराना लगी लिपटी के बगैर इस उम्मीद का इजहार किया था कि अगर मज़कूरा इंतखाब के नतीजे में मोदी दोबारा बरसर इक़्तिदार आया तो मसला कश्मीर का हल ढूंढने में आसानी होगी। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं, टीवी पर इस खेल के किसी मैच को भी इत्तेफाक से देख लेता हूँ। आम पाकिस्तानी सहाफ़ी होते हुए 1984 से बारहा भारत गया हूँ। अपने तजर्बे की बुनियाद पर 2014 से दुहाई मचा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी का भारत के साबिक वजीर आज़म आजहानी वाजपेयी की तरह भारतीय जनता पार्टी से यकीनन ताल्लुक है। वो मगर वाजपेयी जैसा सियासतदान नहीं है। बुनियादी तौर पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS का प्रचारक रहा है। पाकिस्तान को उससे भलाई की तवक्को
نہیں رکھنا چاہیے۔ مودی سرکار کے بارے میں میرے ذاتی نظریات کے باوجود اس امر کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ اس کی جماعت اور نظریات ہی پاک بھارت کشیدگی کا واحد سبب نہیں ہیں۔ کہانی قیام پاکستان سے کئی دہائیاں قبل ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1948 سے 1971 کے درمیان جو پاک بھارت جنگیں ہوئیں، ان دنوں دلی کے تخت پر پہلے نہرو اور بعد ازاں اس کے سیاسی جانشین اور بالآخر بیٹی براجمان تھے۔ 1977 میں پہلی بار نہرو اور اس کے خاندان کا اقتدار پر تسلط ختم ہوا۔ مورارجی دیسائی کی وزارت عظمیٰ کے دوران جنرل ضیاء ہمارے طاقتور ترین حکمران تھے۔ انہوں نے دیسائی کو اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی نوازا تھا۔ پاک بھارت تعلقات میں لیکن کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو پائی۔ اندرا دوبارہ برسر اقتدار آئی تو بھارتی پنجاب میں خالصتان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی وجہ سے قتل ہوئی۔ اس کے قتل کے بعد راجیو گاندھی کے دور اقتدار میں پاک بھارت تعلقات کشیدہ تر ہوتے چلے گئے۔ جو کشیدگی کئی برسوں تک جاری رہی، اس میں نرمی لانے کو اٹل بہاری واجپئی نے یقیناً تاریخی پیش قدمی دکھائی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ کر لاہور آیا اور مینار پاکستان جا کر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر اس ملک کے قیام کی حقیقت کا اثبات کیا۔ اس کی پیش قدمی کے بعد مگر کارگل ہو گیا۔ کارگل کے باوجود واجپئی نے جنرل مشرف کو آگرہ سمٹ کے لیے مدعو کیا، وہ مگر برابر ثابت نہ ہو پائی۔ اس کے باوجود بالآخر 2003 میں پاکستان اور بھارت نے فوجی تناؤ میں کمی لانے کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے۔ مذکورہ معاہدے پر دستخط کے باوجود واجپئی اور اس کی جماعت 2004 کے عام انتخاب میں ہار گئے۔ کانگریس اس کے بعد طویل عرصے تک برسر اقتدار رہی۔ 2004 کی انتخابی شکست کو مودی جیسے افراد نے یہ پیغام اجاگر کرنے کے لیے جنونی انداز میں کام کیا کہ بھارتی عوام ان کی جماعت کے خلاف ہو گئے، کیونکہ واجپئی اس کے بنیادی نظریات یعنی ہندوتوا پر سختی سے کاربند رہنے میں ناکام رہا۔ RSS کے کٹر نظریات پر ڈٹائی سے ڈٹے رہنا ہی بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار دلوا کر اسے مزید استحکام بخش سکتا ہے۔ 2019 میں ہوئے ایک اور انتخاب کو مزید اکثریت سے جیت کر نریندر مودی نے بی جے پی کے کلیدی نظریات کی افادیت کو اپنے کٹر حامیوں کے لیے ثابت کر دیا ہے۔ اسی کی بدولت اس نے شہریت کے نام پر مسلمانوں کے خلاف واضح تعصب دکھاتے قوانین منظور کروائے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے خلاف 5 اگست 2019 کے روز لیے اقدامات بھی اسی سوچ کی عکاس سے۔ سفارتکاری مگر ٹھوس حقائق سے نبردآزما ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ مجھ کو پسند ہو یا نہیں، تلخ حقیقت مگر یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کو نظر بظاہر 2024 تک برسر اقتدار رہنا ہے۔ عمران خان صاحب کی اصل مہارت لہٰذا یہ ہوگی کہ وہ آئندہ 3 برسوں تک مودی سرکار سے معاملات طے کرنے کی تراکیب سوچیں۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے مودی سرکار کی تبدیلی کا انتظار نہیں کر سکتے۔